नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात यहां पर सियासत की करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुटता की कवायद में जुटी हुई हैं और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। हालांकि आज उन्हीं की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। अगर देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा तो सभी पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि मुखिया कौन होगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। पहलवानों के बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच जारी है और दिल्ली पुलिस ने आज आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मांगे हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपों के समर्थन में तस्वीरें, वीडियो और व्हाट्सएप चैट मैसेजेस मांगे हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में रैली की और ऐलान किया कि वो अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा अपडेट है इस मामले के अंदर। जो पहलवान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं। आप देखते हैं उनकी मीटिंग्स भी होती रही हैं अलग अलग वक्त पर और अब इसको लेकर अपडेट यहाँ पर ये आया है कि जो मामला पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच पुलिस कर रही है, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने आज आरोप लगाने वाली जो महिला पहलवान हैं उनसे जो आरोप हैं उनके समर्थन में तस्वीरें, वीडियो और व्हाट्सएप चैट मैसेजेस जो सबूत हैं वो उनसे मांगे गए हैं। – 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। चुनाव की तैयारी कहां से कर रहे हैं, गोंडा से या अयोध्या से? कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रैली की और इस महारैली का इसे नाम दिया गया था और इसमें अच्छी खासी भीड़ जो है वो जुटी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जमकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर यहां पर हमले किए। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की भाषा पर आपत्ति जाहिर की है। मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। कभी विरोधी रहे और काफी समय से साथी रहे वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैली में कुछ इस तरह बोलने के लिए आमंत्रित किया और संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के बारे में जो वो कह रहे हैं वही सही है। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी। इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया, मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव दिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रैली के दौरान केजरीवाल ने
केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। वहीं केजरीवाल के इस बयान से साफ हुआ कि अध्यादेश बहाना है, 2024 निशाना है। मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि अगर बीजेपी 2024 में जीती तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे। अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। भ्रष्टाचारी हैं। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की भाषा पर आपत्ति जताई है। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आज किया है वो उनके छिछोरेपन को दिखाता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आपने रैली रखी थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार किसी रैली को महारैली का नाम दिया था। 1 लाख लोग जुटाने का लक्ष्य था। भीषण गर्मी के बावजूद अच्छी खासी भीड़ जुटी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस अध्यादेश के बहाने इस लड़ाई को नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का सबसे बड़ा या एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सके। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए जिस आक्रामकता से आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन चला रही है, उसी आक्रामकता से बीजेपी जवाब देने में भी लगी हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज राजनीति नहीं करनी है और राजनीति का मौका नहीं है, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राज्य पर सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने नई पार्टी बनाने की अटकलें जो थीं उस पर भी विराम लगा दिया है। अर्चा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। सचिन पायलट की दौसा सभा, राजनीतिक अटकलें कई थी लेकिन सब पे विराम लग गया। पायलट ने कोई नई पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल जरूर किए। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना उसका। एनडीटीवी के साथ विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने वसुंधरा राज्य के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कार्यवाही की है। अभी मैं तैयार हूँ, मुझे कोई बताए, कोई आम नागरिक ही बताएगा साहब ये उस वक्त में बाकी रह गया है, क्योंकि जो हमारे वक्त में हमने जो आरोप लगाए थे उनका मैं निस्तारण कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और माइंस का एक मुद्दा था बड़ा, वो सब माइंस कैंसिल हो चुकी है। तो मेरे दृष्टिकोण से खाली एक मुद्दा बचता है वसुंधरा के खिलाफ में, ईडी का है, वो हमारे पैरवी में नहीं आता है। बाकी कोई मुद्दे हमारे पेंडिंग नहीं मेरे हिसाब से। साफ है पायलट के तेवर भले ही धीमे पड़ गए हों, लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। सभी अटकलों को विराम देते हुए सचिन पायलट ने इस मंच से कोई नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि वो युवाओं के मुद्दे को उठाते रहेंगे और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के सामने सवाल करते रहेंगे। दौसा से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हरा दिया। 444 रन के टारगेट को चेज करते हुए भारत की टीम आखिरी दिन 234 रन पर ऑल आउट हो गई और दूसरी पारी में भारत का कोई भी बल्लेबाज 50 रन से ज्यादा नहीं बना पाया। विराट कोहली ने 49 रन और रहाणे ने 46 रन बनाए। तो इस मैच के बाद जाहिर है जो फैंस थे क्रिकेट के, जो दर्शक हैं, वो खासे निराश हुए क्योंकि कल जिस तरह का मैच चल रहा था उससे काफ़ी उम्मीदें आज के मुकाबले में थीं, आज के दिन में खासकर। तो इस पर चर्चा करते हैं। हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। हरपाल जी, कल तो बड़ी उम्मीद जो है वो लगी थी जब पार्टनरशिप हुई थी रहाणे और कोहली के बीच, लेकिन आज आपने देखा एक के बाद एक विकेट चलते गिरते चले गए, लाइन लगी बल्लेबाजों के आउट होने की। कहाँ मैच हारे हम? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा ताबिश, बिल्कुल सही है। आप तो लोग कहते हैं ना कि हमें पता था हारेंगे। कल जब मैच खत्म हुआ कल स्टंप्स पे, मुझे तो उम्मीद थी, ये नहीं था कि ये जीतेंगे, पर मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी एक तरफा हार होगी। मेरे 80% जो सपोर्टर हैं भारतीय टीम के, मतलब उनको ये पता था कि बड़ा मुश्किल टास्क है, पर किसी को ये नहीं पता था इतनी बुरी तरह ये क्रैप्स हो जाएगी। तो ये जो हार का दुख नहीं होता, मगर जिस तरीके से हारे हैं और जिस तरीके से आज केविन किया है, इसका तो बहुत दुख रहेगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो जब मैच खत्म हुआ था तो लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ी थी। लोग कहते थे जीतेंगे, रिकॉर्ड देते थे जी गावा में जीते हैं, वहां पर जीते हैं, मगर हर चीज दोबारा मिरेकल डोंट हैपन एवरी डे। मतलब वो जो एक बार हो गया, दोबारा हर चीज का होने लगी तो फिर मिरेकल नहीं रहता, वो तिलस्म नहीं रहता। मेरे ख्याल वी वर बिलीविंग इन गॉड, टू मेनी प्रेयर्स एंड मिरेकल्स, इट डजंट हैपन एवरी टाइम। और दूसरी बात ये बात बताऊं कि जब हम गए, अब जो मर्जी कहने लोग, मैंने अब पढ़ता हूँ मैं जो ज्ञानी गुनी ज्ञानी है, हम तैयार होके नहीं गए थे, हम ये नहीं हुए थे, हम सब कुछ तैयार होके गए थे, बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो प्रोफेशनल हैं, हमारे प्लेयर तो वर्ल्ड नंबर 1 है और इतनी तैयारी की क्या जरूरत है। आईपीएल खेला है और उसमें आईपीएल को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि उनके प्लेयर भी आईपीएल खेल के गए थे। 4-5 प्लेयर जो उनकी टीम में थे वो भी आईपीएल खेल के थे। जितने हमारे प्लेयर ने खेला तो उतने से 1-2 कम खेला होगा, आईपीएल तो खेला था। आईपीएल आप कीप यू फिट, ऐसे 2 महीने आपने प्रैक्टिस की, फील्डिंग की, मगर जिस तरीके से ये धाराशाही हुए, इसका ये मतलब है कि आप आईपीएल को ब्लेम करने से पहले ये सोचिए T20 में भी आपका बुरा हाल हुआ, दुबई में T20 में भी आपका वही बुरा हाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी बार हारे। हरपाल जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी टूर्नामेंटों का भी सवाल है ना। देखिए आईसीसी की जो ट्रॉफीज हैं, आप वो देखिए, हम 10 साल से लगातार हारते आ रहे हैं और ये लगातार दूसरा हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। नहीं, ये तो यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही ना कि आप जीत ही नहीं रहे। भले इतना पैसा, इतना ऑरा, इतना हाइप ज्यादा है, सब्सटेंस कम है, मतलब हवाबाजी ज्यादा है ना। आप ये देखिए, इसे क्रिटिसाइज नहीं करना टीम का, मगर आप खुद सोचिए, जब आप कहते हैं, हम भी कहते हैं आपको क्या, कि आपने आईसीसी जीती ही नहीं कोई ट्रॉफी, और जब दुबई में आपका बुरी तरह हारे आईसीसी, ऑस्ट्रेलिया में हारे, अब यहाँ पर हारे। एक्सक्यूज ढूंढने में तो कोई है कि साहब अश्विन नहीं खेला, ये नहीं खेला, वो नहीं खेला, हमने बैटिंग क्यों की, बैटिंग। सवाल ये, चलिए सब ये मान लेते हैं अश्विन ना खेला, ये हुआ, मगर आप जब उन्होंने 400 से ऊपर बनाए, आप कम से कम 400 के करीब ही रन बना देते। बैट्समैन तो है ना आपके, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है आपके सारे, कोहली है, रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, शुभमन गिल है, रविंद्र जडेजा है। आपको लगता है टीम कॉम्बिनेशन जो है ये इससे बेहतर हो सकता था? अभी तो हम टैलेंट की बात कर रहे थे, आईपीएल कुछ वक्त पहले खत्म हुआ है, वहां पर इतने युवा प्लेयर्स हमने देखे अच्छा खेलते हुए। आपको लगता है कि इससे बेहतर प्लेयर हम ले जा सकते थे? नहीं, तो वो देखिए, हो क्या सकता था, हुआ नहीं। खासकर पुजारा को लेकर बड़ी चर्चा है हरपाल जी। यहाँ पर उनको मौका यहाँ पर दिया गया इसलिए कि काउंटी में वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ पर दोनों ही पारी में कुछ नहीं कर पाए। नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मेरे सवाल है अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैच का हुआ क्या होना चाहिए था, वो तो नहीं ना कि ये टीम होती, वो होती, तेंदुलकर होता, ये एक तो चीज क्लियर हो गई है कि जो अच्छा प्लेयर है अच्छा कोच नहीं हो सकता। प्रूव्ड ए गुड कोच, इट इज नथिंग, नो रिफ्लेक्शन ऑन हिम। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वर्ल्ड कप अफ्रीका में हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना के कोच उसका मैराडोना थे, और जब अर्जेंटीना हारी तो लोगों मैराडोना के पीछे पड़ गए। मैराडोना डिड नॉट रिटर्न टू अर्जेंटीना,
इतनी क्रिटिसिज्म हुआ, इसे ये प्रूव होता है कि एक अच्छा कोच जो एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। हमें पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि साहब इन्हें अच्छा खेला तो इसको बना दीजिए, मेंटोर बना दीजिए। एक दूसरा कप्तान हमारा बिल्कुल ही, कप्तान मेरे ख्याल है रोहित शर्मा हैज लेट अस डाउन वेरी बैडली एज ए कैप्टन। अब बाद में अलग बात है कि अश्विन को खिलाना चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ग्रीन टॉप थी या नहीं थी, जो कुछ भी था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। एटलीस्ट आप इतनी बुरी तरह नहीं हारते, हार जीत का तो कोई होते नहीं, हो सकता है, मगर अगर अगली टीम थी 400 रन 450 बनाए, आप 450 ही बना देते, आपको किसने रोका? आपकी इतनी बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग है। अगर आप तो ये कहते हैं कि हम रेगिस्तान में भी खेल सकते हैं, हम इतने प्रोफेशनल है। इंग्लैंड को तो आपको पता, अब ये आप कहना है कि जून महीने में इंग्लैंड कप खेलेंगे, अब एवरीथिंग कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू, कि आपने जहां पर डिसाइड हुआ है आपको पता है जून में खेलना है और तैयार, ये अपने आप को बड़े प्रोफेशनल कहते हैं। अगर इनको आप कहते कि इनमें रणजी ट्रॉफी खेलने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर जिस तरह से रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। हरपाल जी, इस पर मैं बात करता हूँ, विमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वहीं से। विमल, आपने दर्शकों से भी बात की जब मैच ये खत्म हुआ, बहुत निराश थे वो, जाहिर होना भी चाहिए, इतना बड़ा मैच था, ये फाइनल मुकाबला था, लेकिन इसके बाद जिस तरह की रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया आई है उसको कैसे देखा जा रहा है वहां पर कि 3 मैच होने चाहिए फाइनल में? देखिए, ये बहस पहले से चल रही थी, लेकिन अभी आप मैच के बाद हारने के बाद इस दलील का कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जो हम सब पहले से महसूस कर रहे हैं, कि आईपीएल और इसके बीच में शेड्यूलिंग होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आप एक बार हार चुके हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है, 2 साल के सर्कल में आप खेलते हैं और टेस्ट चैंपियनशिप में आप टॉप पे रहना चाहते हैं, तो ये तैयारी, जो उन्होंने तैयारी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने आईपीएल के बाद शेड्यूलिंग के बारे में कहा, कम से कम 15-20 दिन एक्लेमेटाइजेशन के लिए मिलना चाहिए। वो बात जेन्युइन बात है और मुझे लगता है कि इस पे बीसीसीआई को रिशेड्यूलिंग को लेके फिक्र करनी होगी, क्योंकि अगले 2 साल बाद फिर मुकाबला होगा। और अभी ये आप अगर किसी बड़े टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, आप देखिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और जिस तरह से उनकी तैयारी दिख रही थी, कोई बोले ना बोले आपस में, लेकिन ये महसूस होने लगा था। और आपने पहला 2 दिन पूरा गंवा दिया। 7वां जो सेशन था तीसरे दिन का, अगर अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर नहीं खेलते तो कई एक्सपर्ट्स ये भी समझ रहे थे कि तीसरे दिन मैच ना खत्म हो जाए। इन्होंने फाइट बैक किया और उसके बाद बॉलर्स ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, जहां से आप मतलब फॉल ऑन बचा और उसके बाद आप 5वें दिन तक खेल ले आए। लेकिन और कई सारे बैट्समैन, अगर आप देखिए 22 बल्लेबाजों ने बैटिंग की, जिसमें 14-15 बैट्समैन का स्कोर दोनों इनिंग में मिला के 25 से ऊपर नहीं गया और 3 बैट्समैन का स्कोर हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। ऐसे में आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब मिलना, मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं लगती है। तो लेकिन इस मैच में विमल, जैसे कि आप बता रहे हैं, शुरू से ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दबदबा उसका दिख रहा था मैच में, लेकिन अगर इसका पॉइंट हम देखें, कहां पे गलती ऐसी हुई जहां से मैच हमारे हाथ से निकल गया? क्या टॉस समझें वहां पर वो फैसला ऑस्ट्रेलिया को खिलाना, उनका बड़ा स्कोर बना देना, या गेंदबाज जो पहली इनिंग में दबाव नहीं बना पाए, या बल्लेबाज जो उतना जवाब नहीं दे पाए? ऐसा है कि हम देखिए, टॉस को मैं गलत नहीं मानता हूं। जिस तरह का ओवरकास्ट कंडीशन था, अगर आप बल्लेबाज, अगर रोहित शर्मा ने उसमें बल्लेबाजी ले ली होती और ये बल्लेबाज जो कि अच्छे कंडीशन में, यहाँ बैटिंग का कंडीशन था जहां वो नहीं कर पाए, अगर वो स्विंगिंग कंडीशन में, ओवरकास्ट कंडीशन में, ठंड लग रही थी, उस दिन जैकेट हमने डाली हुई थी सब लोगों ने, आज 30 डिग्री था, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता 7-8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में अगर आप खेलने उतर रहे हैं, उस समय अगर आप ये फैसला ले लेते, एक इनिंग में आपकी आउट होती, उसके बाद और भी ज्यादा आपको गालियां पड़ती, और गालियां पड़ने से ज्यादा, आलोचना से ज्यादा बड़ी बात है कि क्या वो कंडीशन में एक लॉजिकल कप्तान कोई भी होता तो वो बल्लेबाजी चुनता जो इन्होंने चुनी, जो गेंदबाजी चुनता जो इन्होंने चुनी थी। उसको लेके नहीं है, जो कई सारी कमियां हैं, जैसे अश्विन आपके टॉप क्लास गेंदबाज हैं, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, एक गलती अगर आप वहां कही जा सकती है। शुभमन गिल का जो फैसला था उसको लेकर डिबेट है, वो एक कंट्रोवर्शियल है। तो कई सारी मुश्किलें हैं। दूसरी बात, चलिए अब चर्चा जो है ये की जा सकती है, जाहिर है अपने रीजन जो है वो देखे जा सकते हैं कि कहां पर क्या गलती हुई, लेकिन विमल नतीजा तो यह है कि हम ये मुकाबला हार गए हैं और ये बड़ी निराशा की वजह है अब उन फैंस के लिए जो बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि ये जी अब निराशा के साथ इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विमल आपका और हरपाल जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा मैच था आज का, जिस पर सबकी नज़रें थीं, सारे फैंस इस पर जो है नज़र बनाए हुए थे। ये यहाँ से एक जो है वो अच्छी खबर नहीं आई, हम ये मुकाबला जो है वो हार गए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
चक्रवाती तूफान के बारे में आपको बताते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे में ये तूफान और तेज हो सकता है। 15 जून को इसके सौराष्ट्र और कच्छ तट तक पहुंचने की संभावना है और इसके चलते 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां पर चल सकती हैं। गुजरात में तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। मछुआरों को समंदर में न जाने के लिए कहा गया है और गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इस तूफान का असर गुजरात के साथ महाराष्ट्र, गोवा में भी दिख सकता है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं द्वारका की, जहां पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। मुंबई में भी समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एक जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगातार जारी हैं और इस बार इंतजाम पहले से बेहतर किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होगी। जमीन से लेकर आसमान तक से यात्रा पर नजर रखी जाएगी। राजीव रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। पहली जुलाई से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि कहीं कुछ गड़बड़ी होने पर उनकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सके। सभी यात्रियों का 5 लाख का बीमा कराया जाएगा। यात्रियों को गुफा तक ले जाने वाले खच्चरों का भी 50,000 का बीमा होगा। ये संदेश बड़ा साफ होना चाहिए कि एक तरह से सरकार भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है कि वो इस तरह की यात्रा इतनी लंबी अवधि की करवा सकती है, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों में आपने देखा कभी यात्रा 10 दिन, कभी 15 दिन का स्थगित हो जाती थी। और दूसरी ओर लोगों में भी उतना उत्साह है। यदि 1.25 करोड़ के लगभग पर्यटक आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लग रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे और बेस कैंप तक बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर से रात में हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, डॉक्टर और बेड का इंतजाम किया गया है। यात्रा के दौरान आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए NDRF को तैनात कर दिया गया है। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अमूमन इस रास्ते पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, जिसको सरकार ने दूर करते हुए पूरे रास्ते पर वाईफाई हॉट स्पॉट का इंतजाम किया है, जिससे मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही पूरे रास्ते में जगह जगह लाइट की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप में भी बाबा के दरबार के लाइव ऑनलाइन दर्शन करवाने के भी इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल 3,45,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और इस साल ये संख्या 5 लाख के पार जाने का अनुमान है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जाएगी। पिछली गलतियों से सबक लेकर श्रद्धालुओं के लिए इस बार सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी मुकम्मल ध्यान रखा गया है। सरकार की कोशिश यही है कि यात्रा सही ढंग से संपन्न हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।